सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर हमने केमिस्ट्री की वन शॉट सीरीज को कंप्लीट किया था। इसके बाद हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अवर एनवायरनमेंट चैप्टर से। ठीक है, तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? अवर एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, फूड चेन्स, फूड वेब, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या करेंगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है भाई? हाँ जी, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज द सराउंडिंग वेयर द ऑर्गेनिज्म लाइव। ये क्या है? हमारी वो सराउंडिंग है जहां पर क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं? सराउंडिंग से रिलेट कर सकते हैं। जबकि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हमारी एक कम्युनिटी है जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हमारे हार्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए। तो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारी पीएच क्या है, सॉइल की पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, रेनफॉल क्या है, और लाइट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या से होते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट चेंजेस एट इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है। ठीक है, और जबकि इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम कैसा रहता है? सेम रहता है नो मैटर वेयर द ऑर्गेनिज्म ट्रेवल। जो इकोसिस्टम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, वो कैसा रहता है? आपका स्टैटिक रहता है। इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन द ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज फोटोसिंथेसिस। हमारे इकोसिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। और जबकि एनवायरनमेंट क्या है? इट इज जस्ट अ प्लेस। ठीक है, क्या है हमारा एनवायरनमेंट? क्या है? एक प्लेस है। ठीक है, ये क्या है? एक प्लेस है। आइए बात करते हैं। ठीक है, ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम आपका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल सिस्टम भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम जो कि हमें एनवायरनमेंट में एज इट इज देखने को मिलता है उसे नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। आर्टिफिशियल कैसा इकोसिस्टम है? ये एक मैनमेड इकोसिस्टम है। कैसा इकोसिस्टम है? ये एक मैनमेड है, यानी कि ह्यूमन बींग्स इसे खुद क्रिएट करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम आपका एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। नेचुरल हमारे एक्वेटिक भी देखने को मिलते हैं और टेरेस्ट्रियल भी। एक्वेटिक में हमारे फ्रेश वाटर भी आ जाते हैं और मैराइन वाटर भी। ऐसे इकोसिस्टम जो कि फ्रेश वाटर जहां पर आपका सादा पानी देखने को मिलता है और मैराइन जहां पर हमें खारा पानी देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल में हमारे ग्रासलैंड आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है और क्या आ जाते हैं? फॉरेस्ट आ जाता है। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड आपका क्या आ जाता है? यहाँ पर आपका फॉरेस्ट आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है, तो हमें नोट डाउन करना है कि हमारा जो क्रोपलैंड इकोसिस्टम होता है, क्रोपलैंड हो गया, गार्डन हो गया, ठीक है, ये हमारा कैसा इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। कैसा इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लैंटिक, लोटिक, वेटलैंड्स। हमें इतना आगे नहीं जाना है, बस हमें फ्रेश वाटर के बारे में पता होना चाहिए। लैंटिक का मतलब क्या होता है? जहां पर पानी आपका स्थिर रहता है, यानी ऐसे इकोसिस्टम जहां पे आपको स्टेगनेंट वाटर देखने को मिलता है, जैसे कि आपका तालाब हो गया, ठीक है, आपका पोंड हो गया। यहाँ पर पानी कैसा रहता है? आपका स्टैटिक रहता है। आपका पानी कैसा रहता है? स्टेगनेंट रहता है। लोटिक के अंदर क्या होता है? जहां पर आपका पानी कंटिन्यूसली मूव करता है, बहता रहता है, जैसे कि आपकी रिवर आ गई। ठीक है, वेटलैंड्स, हाँ जी, वेटलैंड्स तो हमारे बहुत दलदली ऐसे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा होगा।
तो वो किसके बारे में बात करती है, वेटलैंड को रिजर्व करने के बारे में बात करती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मैराइन वाटर की, मैराइन वाटर में आपके कोस्टल एरियाज आ सकते हैं, अपवेलिंग रीजन्स आ सकते हैं, ओपन ओशियंस। आपको इतना नहीं पढ़ना, बस आपको पढ़ना नेचुरल में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, और टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। तो यही इकोसिस्टम आपको पढ़ने हैं। और ऊपर आपको जो आर्टिफिशियल हमारा दे रखा है क्या, क्रॉपलैंड एंड गार्डन। हाँ जी, अब बात करते हैं ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। हमारे इकोसिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमारे इकोसिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम हमारा हो सकता है और एक हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है, फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक। नेचुरल का मतलब जो हमारे नेचर में हमें एज इट इज देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक, ठीक है। आर्टिफिशियल में गार्डन्स एंड क्रॉपफील्ड। यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ से आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन लगा के चलिए कि आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम से आ सकता है। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पेपर में बार बार आ रहा है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है, पहचानिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपोनेंट्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इकोसिस्टम इज डिपेंड अपॉन 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, बायोटिक फैक्टर की हमारे, और किसकी बात करते हैं, एबायोटिक की। बायोटिक, एबायोटिक में कौन आते हैं हमारे, क्लाइमेटिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर हमारे किससे रिगार्डिंग होते हैं, हमारी सोयल से रिगार्डिंग होते हैं। और क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया, ठीक है। और एडाफिक फैक्टर में सोयल, पीएच, मिनरल्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। जबकि बायोटिक फैक्टर के अंदर क्या होता है, बायोटिक फैक्टर में हमें प्रोड्यूसर्स कौन है हमारे, ग्रीन प्लांट्स। और कौन प्रोड्यूसर हो सकता है हमारा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी हमारा क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर्स हो सकता है। हमने पढ़ा था कहां पर, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर। और कौन हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा को ही क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। कंज्यूमर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स कौन हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया, फंजाई एंड सेप्रोट्रोप्स हमारे क्या हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एयर है, पानी में नमक कितना है, सॉइल कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, लाइट कैसी है, वाटर कंडीशन कैसी है, पीएच हमारा कैसा है, मिनरल्स कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है। बेसिकली दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स। और जबकि हमारे सिलेबस में एबायोटिक फैक्टर्स हम लोग इतना नहीं पढ़ते हैं, हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। The non-living components of an ecosystem include the physical environment, the soil, water and air, along with the inorganic substance like carbon dioxide, nitrogen and oxygen. ठीक है, तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले क्या होते हैं बायोटिक फैक्टर्स, ऐसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स किसी भी इकोसिस्टम के जिसके अंदर कैसा एनवायरनमेंट है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, जहां पर हमारी सॉइल है, जहां पर हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है, और हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। द फिजिकल फैक्टर और द क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक द लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ऑल्सो कंसिडर द एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर, किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, इज अ कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो कम्युनिटी which is made up of many different interdependent population, ठीक है। किसी भी बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर क्या लेनी है, बेसिकली स्पीशीज लेनी है जो कि आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। मतलब जैसे कि प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, मतलब प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, आपका फूड को सिंथेसाइज करने का काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। बट प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड है, आपका प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी के ऊपर कौन डिपेंड है, आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी के ऊपर कौन डिपेंड है, टर्शरी, टर्शरी के ऊपर कौन है, क्वाटरनरी। तो बेसिकली दीज बायोटिक फैक्टर्स आर वेरी इंटरडिपेंडेंट एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ये कैसे है, इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। प्रोड्यूसर्स, ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे हमारे, ये प्लांट होंगे। कौन होंगे ये प्रोड्यूसर्स, हमारे प्लांट।
ये कौन है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। हमारे कुछ ये भी प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, कीमोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये भी हमारे क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑटोट्रोफ्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। जितने भी यहाँ पर तो ये दे रखा, बस आपको याद रखना है क्या, जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे किसका रोल प्ले करते हैं, वो हमेशा ऑटोट्रोफ्स का रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वो अपने खाने को क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, विच आर द डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स फॉर फूड, ऑल आर द कंज्यूमर्स, ठीक है। ये कौन है, ये हमारा सेप्रोट्रॉफ है। सो हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स पढ़ लिए थे, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या है, विच आर द डिपेंडेंट अदर्स, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ये भी हमारा क्या हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, हमारा कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। ये हमारे क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं। ये कौन हो सकते हैं, ये हमारे सेप्रोट्रोफ हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। और डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि किसके ऊपर फीड करते हैं, डेड और रिमेन्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई आपका किसका रोल प्ले करेंगे, डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम फंक्शनिंग की, ठीक है, तो इकोसिस्टम फंक्शन एज अ सेल्फ सफिशिएंट एंड और इंडिपेंडेंट यूनिट इन नेचर। वो बोलता है कि किसी भी इकोसिस्टम को रन करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ये मतलब होता है हमें बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। कैसा है, सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ सस्टेनिंग क्या है, इकोसिस्टम है। ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। कैसी यूनिट है, ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। ऑल द नॉन लिविंग एंड द लिविंग कंपोनेंट्स मेक्स द इकोसिस्टम फंक्शंस एज फॉलो, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम द न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द अर्थ, ठीक है, यहाँ पर दिखा रखा है कि एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई इकोसिस्टम कैसा है। फ्रॉम द न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द अर्थ, सोयल, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट। जैसे कि एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ है, मतलब मिट्टी है। यहाँ पर क्या है, सोइल है। इस सोइल में क्या प्रेजेंट है, इस सोइल, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास सोइल भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, एयर भी क्या है प्रेजेंट। हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। किस में से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स में से एब्जॉर्ब करते हैं। किस में से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स में से। उसी वाटर में क्या चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। देखो, विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एनर्जी द प्रोड्यूसर्स organism convert these inorganic substances into organic substances like carbohydrate act as a food, ठीक है। तो क्या करता है, हमने जैसे कि पढ़ा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर, जिसको मैं भी पढ़ाऊंगी। तो होता क्या है, कोई भी आपका प्रोड्यूसर्स होता है, कोई भी प्लांट होता है, वो किसके चारों तरफ घिरा होता है, उसके पास हवा भी होती है, पानी भी होता है, CO2 भी होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो वो रूट्स में से क्या ऑब्जॉर्व कर रहा है, वाटर, और अपने सराउंडिंग्स में से क्या ले रहा है, CO2 प्लस में वाटर मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं। इट मींस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को हम, फोटोसिंथेसिस। इट मींस हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो किसका काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का। The consumers derive their energy directly or indirectly from the producers. When the producers and consumer die, then the decomposer act on dead bodies to return the various element back to the nutrient pool. वो कहता है कि कंज्यूमर अपनी एनर्जी को कहां से डिराइव करते हैं, ऑटोट्रोफ से। कहां से डिराइव करते हैं, ऑटोट्रोफ से, प्रोड्यूसर से। मतलब एक प्रोड्यूसर एनर्जी ले रहा है कहां से, सनलाइट से। अब उस प्रोड्यूसर्स में जो एनर्जी थी वो कहां पर जा रही है, कंज्यूमर में।
और जब प्रोड्यूसर या कंज्यूमर मर जाते हैं तो उसके ऊपर कौन एक्ट करता है, उसके ऊपर हमारे डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पक्षी मर गया, कुछ समय के बाद आप क्या देखते हैं, वो जो पक्षी मरा था वो उसके जो जितने भी पार्ट होते हैं उसकी हड्डी को छोड़कर बाकी वो सारी की सारा जो होता है वो एकदम चूरा चूरा हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, मिनरल्स की फॉर्म में वापस कहां पर चला जाता है, हमारे सॉइल में। एक प्लांट ने मिनरल का यूज किया था वाटर की हेल्प से, वाटर को उसने लिया था, वापस से जब कोई प्लांट्स या एनिमल्स मर जाता है तो वो मिनरल्स कहां पे चले जाते हैं, हमारे धरती के अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक न्यूट्रिएंट पूल है, कहां पर है, हमारी सॉइल के अंदर, और ये रिसाइकिल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिसाइकिल हो रहा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व द इनपुट ऑफ एनर्जी एंड द मैटर which are exchanged between living and non-living component is known as cyclic process। कैसी प्रोसेस है कि साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये क्या है, हमारा सन है। सन से एनर्जी किसने ली, प्रोड्यूसर्स ने ली। किसने ली, प्रोड्यूसर्स ने क्या ली, सन से एनर्जी ली। अब इस प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, इस प्रोड्यूसर को मान लो यहाँ पर हमारा कोई पेड़ था, इसके ऊपर क्या थे, मैंगो थे। क्या थे, मैंगो। इस मैंगो को किसने खा लिया, इस बंदर ने खा लिया। बंदर कौन है, यहाँ पर कंज्यूमर है। कौन है, कंज्यूमर है। अब इस कंज्यूमर से हमारा क्या बन सकता है, कोई हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। मान लो कभी ये क्या होता है, ये बंदर मान लो मर जाता है किसी ने वजह से, तो इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, डीकम्पोजर्स। कौन एक्ट करते हैं, डीकम्पोजर्स। और इसी तरीके से अगर मान लो कोई प्लांट मर जाता है तो भी कौन एक्ट करते हैं, हमारे डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स वापस से क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बनाएंगे, न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स वापस से कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। कहां पर चला जाएगा, सॉइल में। प्लांट्स ने सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करा, वापस से इन्होंने क्या डाल दिया, उन न्यूट्रिएंट्स को इसके अंदर डाल दिया। फिर उसको किसने खाया, किसी मंकी ने खा लिया, मंकी ने खा लिया, ठीक है। और भी कोई खा सकता है इसको। और फिर मान लो कभी ये मर गए तो इनको कौन ईट कर रहा है, इनको डीकम्पोजर्स खा रहे हैं। डीकम्पोजर्स वापस से क्या बना देते हैं, यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट्स, हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं, जो कि ये वापस कहां पर चला जाता है, हमारे प्रोड्यूसर्स में। प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है उसकी ग्रोथ के अंदर। तो कैसी प्रोसेस है कि साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारे ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये कौन है, हमारे कंज्यूमर्स, और ये कौन है, हमारे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में कौन है, फंजाई और बैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। इनको किस बिहाफ पे डिवाइड किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है कि ये कहां से अपनी एनर्जी को ले रहे हैं, ठीक है, कहां से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में से किस प्रकार से एनर्जी को ले रहे हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, ये जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स में आपका कौन आ सकता है, आपके ग्रीन प्लांट भी आ सकते हैं। कंज्यूमर में कौन आ सकता है, आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ को किसने, मान लो इस पेड़ के ऊपर कौन बैठे हैं, यहाँ पर कौन बैठा है, ग्रास होपर, ठीक है। ग्रास होपर को कौन खा रहा है, स्नेक। स्नेक को कोई फर्दर और कोई खा रहा है, ठीक है, उसको कौन खा रहा है, और कोई खा रहा है। डीकम्पोजर्स आपको याद रखना है कौन, हमारे फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये बात आपको याद रखनी है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोफ्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट लाइक सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गा, ये भी आपको एक नाम याद करना है। ब्लू ग्रीन एल्गा का एक नाम होता है क्या, साइनोबैक्टीरिया, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसकी हेल्प से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। मैंने अभी अभी आपको सेम बात बताई है, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम को रन करने के लिए ये कौन होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर। इसकी हेल्प से ही हमारी बाकी का जो है वो इकोसिस्टम क्या करता है, रन करता है। क्या करता है, रन करता है। और इसका एनर्जी का सोर्स कौन है, सनलाइट। कौन है, सनलाइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका कौन है, सनलाइट, ठीक है भाई। आगे चलो, फूड चेन पे बात करते हैं। फूड चेन क्या होती है, अ फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन, ठीक है। फूड चेन क्या है, फूड चेन इज अ सीरीज व्हेन वन ऑर्गेनिज्म इज फीडिंग बाय द अनदर एंड सो ऑन। जब एक ऑर्गेनिज्म
एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिया जाता है। एक सीरीज जो एक लीनियर चेन जो हमारी बनती है, हमें देखने को मिलती है, इसी प्रकार की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड चेन। ईच ऑर्गेनिज्म स्टैंड एट अ पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है? एक पर्टिकुलर लेवल पर क्या है? स्टैंड है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्या है? सन है। क्या है ये? सन है हमारा। ठीक है, ये क्या है? सन है। ये कौन है? हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। कौन है? ये प्रोड्यूसर्स है। ये वाला आप देख रहे हो, ये पौधा, ये क्या है? प्रोड्यूसर है। ठीक है, इस प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं? मान लो ये बच्चे के हाथ में क्या है? सेब है। क्या है? सेब। इसने किसने खा लिया? मान लो इस बच्चे ने खा लिया। क्या खा लिया? इस बच्चे ने खा लिया। और भी तो हो सकता है। मान लो ये कौन है? ये क्या है? मान लो हमारी बकरी हो सकती है, गोट हो सकती है, कैमल हो सकता है। ठीक है, ये भी ये खा सकते हैं। ठीक है, आगे फर्दर इसको किसने खा लिया? मान लो हमारे टाइगर ने खा लिया। ये कौन है? हमारे डिकम्पोजर्स। समझ में आई ये बात? तो ये क्या है? एक फूड चेन है, और इसका पर्टिकुलर लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ट्रोफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ट्रोफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फूड चेन का हर एक ऑर्गेनिज्म एक लेवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोफिक लेवल। यही बात लिखी हुई है। ईच ऑर्गेनिज्म स्टैंड एट अ पर्टिकुलर लेवल इज नोन एज ट्रोफिक लेवल। DEF, द ट्रोफिक लेवल इज द पोजिशन in an organism occupy in the food chain. ठीक है, the producers form the first trophic level. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी फूड चेन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म किसी भी रैंक पर आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। अब आ जाइए ट्रॉफिक लेवल। अभी हम पढ़ के आए हैं। ईच स्टेप और लेवल ऑफ ए फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, यहाँ पर दिखा भी रखा है, देखिए। ये क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स है। क्या है? ये हमारे प्रोड्यूसर्स। ये कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। देख सकते हैं ये क्या है? हमारे हर्ब्स, प्लांट्स हैं। ठीक है, ये कौन है? हमारा रैबिट्स हैं। ये कौन है? स्नेक्स, ईगल। तो इस तरीके से हमारा क्या है? ये एक फूड चेन क्या करती है? रन करती है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होंगे? आपके प्रोड्यूसर्स होंगे। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आपके कौन होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कौन होंगे? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर कौन होंगे? आपके टर्शरी कंज्यूमर होंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर मान लो फोर्थ लिखा आ गया, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो इससे एक कम करके इसका कंज्यूमर बना देना, टर्शरी कंज्यूमर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक मिनट पॉज करना बेटा। ये क्या कर रहा है? ये थर्मोकोल शीट किस? ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये बात ध्यान रखनी है। सेकेंडरी का मतलब, ठीक है, प्राइमरी पे कौन आते हैं? हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएंगे? हमारे प्रोड्यूसर्स। सेकंड पे कौन आएंगे? हमारे हार्बीवोर। थर्ड पे कौन आएंगे? हमारे स्मॉल कार्निवोर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और ये किसका डायग्राम है? हमारा पिरामिड का डायग्राम है। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, और आपको एग्जाम्पल भी बनाने आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि ऐसे पौधे जो कि कहाँ पर उगते हैं? हमारे पानी में। छोटे छोटे किसमें उगते हैं? पानी के अंदर उगते हैं। ठीक है, इन्हें कौन खा रहा है? ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स जो कि कहाँ पर रहते हैं? हमारे वाटर के अंदर। कौन रहते हैं? जू प्लैंक्टन। कौन रहते हैं? जू प्लैंक्टन, जो कि हमारे पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये इनको कौन खा रहा है? हमारे फिश लार्वे। जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा है? फिश लार्वे। फिश लार्वे को कौन खा रहा है? स्मॉल फिश। फिर इसको कौन खा रहा है? प्रेडेटर। स्टूडेंट्स, ये फूड चेन वहां पर आएगी काम अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आप एक्वेटिक फूड चेन बनाइए। देखिए, टेरेस्ट्रियल फूड चेन तो हम लोग बहुत बना देते हैं, बट एक एग्जांपल हमें एक्वेटिक फूड चेन का भी याद होना चाहिए। ये आप एक्वेटिक फूड चेन के अंदर बना सकते हैं। आप टेरेस्ट्रियल के तो बहुत बना देते हैं, बट एक एग्जांपल हमें एक्वेटिक फूड चेन का भी लर्न होना चाहिए। बस आपको कहां से शुरुआत करनी है? फाइटोप्लैंक्टन के बाद कौन आएगा? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन के बाद कौन आएगा? हमारे फिश के लार्वे। लार्वे के बाद कौन आएगी? हमारी स्मॉल फिश। स्मॉल फिश के बाद बिग फिश या फिर प्रेडेटर, इसको हम लोग बोल सकते हैं।
ठीक है, आइए लॉस ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, 10% लो। 10% लो का मतलब क्या होता है? 10% लो को आइए समझते हैं। When one of the energy is changed to the another, some energy is lost to the environment in the form which cannot be used again. वो ये बात बोल रहा है, जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं तो हमारी क्या होती है, सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। उस समय जाते वक्त कुछ हमारी जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होती है हमारी, ट्रांसफर होती है। The green plants in a terrestrial ecosystem capture only 1% of the energy of sunlight. ठीक है, सनलाइट से वो कितना लेते हैं, सिर्फ 1% लेते हैं, that falls on their leaves and converted into a food. मतलब खुद जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं मात्र वो केवल 1% ही एनर्जी ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कहां से कंज्यूम कर रहे हैं? हमारे प्लांट्स से। कहां से ले रहे हैं? हमारे प्लांट्स से। When the green plants are eaten by the primary consumer and a great deal of energy is lost in the form of heat, some amount goes into the digestion and work and rest to the growth and respiration. वो कहता है कि इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये हमारा प्लांट है, ये क्या है, हमारा प्लांट है, यहाँ पर हमारे सन के पास कितनी एनर्जी थी, 100% एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी? 100%। इस प्लांट के पास कितनी गई? सिर्फ 1% एनर्जी चली गई। तो इसका मतलब बाकी जो 99% एनर्जी है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, 99% जो हमारी एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में लॉस हो गई? हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। और वो हीट की फॉर्म में कैसे लॉस हुई? रेस्पिरेशन के अंदर लॉस हो गई। ठीक है, प्लांट ग्रोथ कर रहा है, प्लांट डैमेज हो गया। ठीक है, ये क्या होगी? लॉस। एन एवरेज ऑफ द 10% ऑफ द फूड ईटन टर्न्ड इनटू ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये क्या है हमारा सन, क्या है ये? सन। ठीक है, 100 जूल ऑफ लाइट एनर्जी, यानी सन के पास कितनी एनर्जी है? सॉरी, 1000 जूल ऑफ लाइट एनर्जी। इस सन ने अपने पास कितनी एनर्जी रखी हुई है? 1000 जूल। ठीक है, अगर ये 1000 जूल है, 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एज अ फूड प्रोड्यूसर। देखिए, 1000 में से इसके पास कितनी रही? सिर्फ 10 जूल रही। देखिए, ये कितनी थी पहले? सनलाइट ने कितनी दी हमारे पास? 1000 जूल। इसका 10% करेंगे आप, कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसका 10% कर दीजिए, ये चला गया, ये कितना यहाँ पर कितना आ गया आपका? 100। कितना आ गया? 100। ठीक है, उसकी कितनी ट्रांसफर होती है आपकी? 10% ही क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इसका जो 10% आना चाहिए था यहाँ पे, मेरे ख्याल से 100 आना चाहिए था ना। एक मिनट पॉज करना वीडियो। देखो यहाँ पर क्या है, प्लांट के पास कितनी एनर्जी है हमारे पास? मान लो 1000 जूल एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? 1000 जूल। तो हमने अभी भी पढ़ा था अपने पिछले वाले पैराग्राफ के अंदर, जो प्लांट्स होते हैं वो कितनी लेते हैं? जितनी भी हमारे सन के पास एनर्जी होती है केवल उसका 1% लेते हैं। कितना लेते हैं? 1%। तो अगर आप 1000 का 1% करेंगे, सॉरी, ठीक है, अगर आप 1000 का क्या करेंगे? 1% करेंगे। कितना करेंगे? 1%। तो इसके पास कितनी आएगी? सिर्फ 10। कितनी आएगी? 10 जूल एनर्जी ही क्या होगी इसके पास? अवेलेबल होगी। कितनी होगी? 10 जूल। अब ये 10 जूल में से, समझ रहे हो आप, अब ये 10 जूल में से क्या करेगा? इस 10 जूल को आगे ट्रांसफर करेगा। तो इस 10 जूल के पास में से कितनी बचेगी? 1 जूल। कितनी बचेगी? 1, क्योंकि 10 जूल का हमें क्या करना है? 10% करना है। क्या करना है? 10%। तो ये कितना हो गया? सिर्फ 1% ही एनर्जी क्या हुई? आगे ट्रांसफर हुई, क्योंकि वो किसकी फॉर्म में लॉस होगी? हीट की फॉर्म में लॉस होगी। ठीक है, और इसके पास कितना बचेगा? यानी कि बस आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, और क्या ध्यान रखनी है? यहीं पर न्यूमेरिकल में आपकी गलती होती है। जब कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है? सन से एनर्जी को लेता है, तो उसके पास कितनी एनर्जी आती है? 1%। और जब वो प्रोड्यूसर आगे कंज्यूमर को एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो हर स्टेप पे कितना एनर्जी का लॉस होता है? 10%। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब वो सन से ले रहा है तो उसके पास कितनी बचेगी? 1%। अब उस 1% का ही वो 10वां हिस्सा किसको ट्रांसफर करेगा? अपने नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रही है
Have you noticed only 10% of the energy is passed on the another food chain? Now where does the 90% of the energy goes? किसकी फॉर्म में लूज हो जाती है? हीट की फॉर्म में, ठीक है, रेस्पिरेशन की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में लूज होती है? डाइजेशन की फॉर्म में, ठीक है, प्लांट ग्रोथ कर लेता है, हमारी अदर एक्टिविटी की फॉर्म में क्या हो जाती है? एनर्जी लूज हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% की एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। जबकि सन से प्लांट्स को कितनी मिलती है? केवल 1% मिलती है। ये आप प्लीज 1% में और 10% में कंफ्यूज ना हो, इसको ध्यान रखना भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है, जब आप सन से एनर्जी ले रहे हैं तो कितनी लेनी है हमें? 1%। और जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर करें तो कितनी होनी चाहिए? हमारी 10% एनर्जी होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए। देखिए दिखा रखा है ना, रेस्पिरेशन में लूज कर देता है, ग्रोथ, मूवमेंट, ठीक है, इन सब में वो क्या कर देता है? लूज कर देता है, ठीक है। 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। बहुत कम एनर्जी अवेलेबल होने की वजह से हमारे जो ट्रॉफिक लेवल बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो 3 से 4 ही क्यों होते हैं? क्यों होते हैं 3 से 4? बिकॉज बहुत कम मात्रा में हमारे पास क्या अवेलेबल होती है? हमारी एनर्जी अवेलेबल होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। एट विच ट्रॉफिक लेवल वुड यू फाइंड अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? हाँ जी बताइए, जहां पर एनर्जी कम होगी, ठीक है, एक मिनट पॉज करना, क्या कर पढ़ रहा है उसको, ठीक है। क्यों? सिंस देयर इज अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी। हमारे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते वक्त प्रोग्रेसिव लॉस होता है किसका? एनर्जी का, जिसकी वजह से, ठीक है, क्या होता है? जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट अ लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल का नंबर छोटा होगा वहां पर, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल का नंबर जितना ज्यादा छोटा होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उतने ज्यादा होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। फ्रॉम द एनर्जी देख सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। सनलाइट से कहां पर गया? प्रोड्यूसर से हार्बीवोर, हार्बीवोर से कार्निवोर, और कार्निवोर से टॉप कार्निवोर। तो ये आपका क्या मिल रहा है? एक ऐसा आपको अपराइट शेप का देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? अपराइट शेप का देखने को मिलता है। अब आ जाइए फूड वेब के ऊपर। किस पे आएंगे भाई? फूड वेब। अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्शन बिटवीन द फूड चेन, ठीक है। जब आपकी एक या एक से ज्यादा फूड चेन क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है, इंटरकनेक्टिंग हो जाती है, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म गेट द फूड फ्रॉम मोर देन वन अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को एक जगह से ज्यादा फूड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। मान लो ये क्या है? ईगल है। ये क्या है? ईगल है। ईगल रैट को भी खा सकता है, ईगल वुल्फ को भी खा सकता है, ईगल इस पाइथन को भी खा सकता है, ईगल इस स्पैरो को भी खा सकता है, ठीक है, ईगल इस फ्रॉग को भी खा सकता है। समझ में आई ये बात? जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को जो फूड प्राप्त हो रहा है, मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ज्यादा क्या मिल रहा है? फूड देखने को मिल रहा है। एक स्टूडेंट्स एरो की गलती बहुत करते हैं। देखिए जो खा रहा है उसके साइड एरो आएगा, ठीक है। मैं बहुत बार पेपर चेक करती हूँ तो मैं बहुत बार बच्चों के एरोज देखती हूँ, तो आप लोग एरो का बहुत ध्यान रखना। जो ऑर्गेनिज्म खाएगा हमेशा उसके तरफ एरो आएगा, मतलब टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनिज्म क्या आएगा? एरो आएगा। तो आप एरो का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन हमारी कैसे देखने को मिलती है? सीरीज ऑफ ब्रांचिंग। हमें कैसे देखने को मिलती है? ब्रांचिंग। जबकि फूड चेन कैसी थी? हमारी लीनियर फूड चेन थी, और ये कैसी? हमारी ब्रांचिंग फूड चेन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फूड पिरामिड, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमें फूड पिरामिड नहीं देखने हैं। यहाँ पर क्या है? एन इकोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पिरामिड्स दिखा रखे हैं कि भाई कैसे पिरामिड्स बनते हैं। देखो ये पिरामिड जैसी शेप आपको दिख रही है ना, कैसे दिख रही है? पिरामिड। ये किसका है? एनर्जी पिरामिड है।
ऐसे एनर्जी का भी होता है, ऐसे मास का भी होता है, ठीक है। ये आपके कहाँ पर आएंगे, क्लास 12th की इकोलॉजी में आएंगे, क्लास 12th के अंदर हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस आपको एक शेप ऐसे ध्यान में होनी चाहिए। इस शेप को क्या बोलते हैं, अपराइट शेप। क्या बोलते हैं, अपराइट शेप, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो इनको, अपराइट, ठीक है। अभी अभी हमने इनके बीच में डिफरेंस पढ़ा था, ये कैसी है, लीनियर, और ये कैसी है हमारी, ठीक है, ब्रांच्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी और डिफरेंट फूड चेन रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे इंटरलिंकिंग फूड चेन हमें देखने को मिलती है तो वो कहती है फूड वेब। An organism, some of the higher trophic feeds on a specific organism of a lower trophic level, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म किसको फीड करता है, एक लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, हमेशा फीड करता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हायर ट्रॉफिक लेवल हैज एक्सेस टू मोर मेंबर ऑफ ए लोअर ट्रॉफिक लेवल। ऐसा नहीं होता केवल वो एक ही मेंबर को खा सकता है लोअर ट्रॉफिक लेवल के, वो एक से ज्यादा मेंबर को खा सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था, किसका, इसका, ईगल का दिया था। देखो ये अपने से छोटे लेवल वालों को खा रहा है, देख रहे हो, तो बट एक को थोड़ी ना खा रहा है, किसी को भी खा सकता है। तो ये क्या है, फूड वेब, क्या है, फूड वेब। डज नॉट अफेक्ट द अडेप्टेबिलिटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कभी भी फूड चेन अडेप्टेबिलिटी को और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट नहीं करती। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलता। कंपटीशन कहां पर देखने को मिलता है, आपको फूड वेब के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए अब इस वुल्फ को, ये वुल्फ बेचारी रैट को खा रही थी ना, अगर ये रैट भी अब ईगल खा लेगा तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो जब इसके बीच में कंपटीशन होगा तो अडेप्टेबिलिटी भी क्या होगी, इसकी अफेक्ट नहीं होगी। इनके बीच में कंपटीशन है तो यहाँ पर कंपटीशन भी आएगा और अडेप्टेबिलिटी भी आएगी, ठीक है। अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ जब वो अडेप्ट करेंगे तो वहां पर भी उनको दिक्कतें देखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके एक से ज्यादा कॉम्पिटिटर है। मान लो किसी भी बच्चे को फर्स्ट आना है क्लास में, एक तो पूरी की पूरी क्लास ही आपकी कैसे उड़ल लो तो उस बच्चे को दिक्कत ही नहीं आएगी। बट वहां पर सारे ही बच्चे बहुत अच्छे लेवल के हो तो स्टूडेंट को फर्स्ट आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कंपटीशन वहां पे क्या होगा, क्रिएट होगा। तो उसकी अडेप्टेबिलिटी पे भी क्या होगा, फर्क होगा कि भाई मैं अपनी फर्स्ट पोजीशन को कैसे सिक्योर करूं, ठीक है। हाँ जी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। ए फूड चेन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट विच मीन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक फूड चेन हमारी कैसी होती है भाई, ठीक है, हाँ जी, एक फूड चेन कैसी होती है हमारी, स्ट्रेट होती है, ठीक है, और कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। यूटिलाइज एनर्जी, कहां से मिलती है हमें एनर्जी, फोटोसिंथेसिस से मिलती है। कहां से मिलती है, फोटोसिंथेसिस से मिलती है। इफ फूड चेन फॉलो द 10% एनर्जी लो, फूड चेन के अंदर कैसा लो होता है, 10% एनर्जी लो होता है। फॉर द सेम रीजन देयर आर 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। As the energy move progressively through the various trophic level, it is no longer available to the previous level. जैसे जैसे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पर होता है। एक बार जब वो एनर्जी शिफ्ट कर जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो वापस एनर्जी आ जाएगी। दैट्स वाई जो एनर्जी का फ्लो होता है किसी भी फूड चेन के अंदर वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, एन इंटरेस्टिंग aspect of the food chain is unknowingly some harmful chemical enter our body through the food chain. इसका मतलब क्या होता है, जब किसी भी फूड चेन के अंदर क्या होता है, अननोइंगली, ना चाहते हुए भी उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जमा हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, छोड़िए, मान लो कोई भी एक ये पेड़ है, बात समझ रहे हो, इस पेड़ के ऊपर भर भर के फर्टिलाइजर का छिड़काव होता है। मान लो एक इसका पेड़ है, ये एक मैंगो का पेड़ है, और इसके ऊपर भर भर के क्या डालते हैं फार्मर, फर्टिलाइजर डालते हैं। क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। FRT का मतलब क्या है, फर्टिलाइजर डालते हैं। अब इस पेड़, मतलब पेड़ पे जो क्या लगे हुए थे, मैंगो लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे, मैंगो।
अब इस मैंगो को मान लो किसने खा लिया, मैंगो कोई काऊ आ रही है, कोई बफेलो आ रही है, उसने खा लिया। अब उस बफेलो को मान लो कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है, कोई ह्यूमन है जो काऊ की क्या खाता है, बीफ खाता है, मतलब गाय का मांस खाता है। ठीक है, पहले ही उसके अंदर क्या थे, प्रोड्यूसर के अंदर केमिकल थे, कहां से आए, फर्टिलाइजर से आए। फिर उसके केमिकल निकलकर कहां पर जमा हो गए, हमारी काऊ या बफेलो के स्टमक के अंदर। अब जब उसका कोई मीट खाएगा या फिर उसका कोई बीफ खाएगा तो उसके केमिकल कहां पर जमा हो जाएंगे, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर। ठीक है, फर्दर जब कोई उसका शिकार करेगा तो वो कहां पर चले जाएंगे, हमारे टर्शरी कंज्यूमर के अंदर। तो बेसिकली दिस फैक्ट इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच अ कंपाउंड such as a pollutant or a pesticide increases its concentration in the tissues of organism as it travel the food up the chain। ठीक है, लोअर से जब हम हाई ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं तो आपकी जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, जो न्यूट्रिएंट की जमा होने की कैपेबिलिटी है, वो बढ़ती चली जाती है। वो क्या चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या था, प्लैंकटन था, कोई भी पौधा। ठीक है, कहां पर उगता है, ये हमारे पानी में उगता है। ठीक है, ये क्या थे, हमारे कुछ मरकरी के तत्व पाए गए थे जो कि इसकी बॉडी में थे। इसको किसने खाया, किसी प्लैंकटन ने खा लिया। इनको किसने खाया, स्मॉल फिश ने खा लिया। स्मॉल फिश को किसने खाया, लार्जर फिश ने खा लिया। तो यहाँ तक जो मरकरी है, इस लार्जर फिश के अंदर मरकरी क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। These chemical are either washed down the soil into the water bodies। ठीक है, वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल। ये कैसे आते हैं मैडम, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एक्वेटिक उसका टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में तो किसके थ्रू आएंगे, किसी फार्मर के थ्रू आएंगे जो कि अपने पेड़ पौधों पर क्या डालेगा, फर्टिलाइजर डालेगा। और एक्वेटिक फूड चेन के अंदर किसके थ्रू आएंगे, जितनी भी हमारी रिवर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज होती हैं, वो कहाँ पर होती है, किसी इंडस्ट्री के बाहर होती है। तो इंडस्ट्री का जितना भी कूड़ा होता है या फिर एफ्लुएंट होता है, वो कहां पर जाता है, हमारे रिवर के अंदर जाता है, जिसकी वजह से रिवर कैसे हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। तो इस मछली यहाँ पे हमारे प्लांट प्लैंकटन के अंदर, फिर एनिमल के अंदर स्मॉल फिश, लार्जर फिश एंड देन और भी बड़ी, जैसे कि यहाँ पे एक ट्यूना दे रखी है, फिश। फ्रॉम द सोइल दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, along with the water from the water bodies taken up by the aquatic and the animals। ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। as these chemical are not degradable, ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, बल्कि ये तो एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ये डिग्रेड नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, आप ये भी देख सकते हो। अगर आपका एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पर पढ़ क्यों रहे, ताकि आपको लिखने का ढंग आए। मान लो आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दे रहे हो, एक सामने वाला बच्चा भी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के एग्जाम्पल दे रहा है, तो किसका स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल होगा, किसका ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, मार्क्स उसी को ज्यादा मिलेंगे। तो आप ऐसे एग्जांपल से बता सकते हो। मान लो ये वाटर है, वाटर में कुछ मरकरी की कंसंट्रेशन है। वाटर में क्या थी, एल्गी। एल्गी को किसने खाया, इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने खाया, दूसरे इंसेक्ट ने। फिर इसको किसने खाया, फिश ने। फिश को दूसरी फिश ने। फिर इसको किसने खाया, ह्यूमंस ने। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा किसका लेवल होगा, मरकरी का लेवल होगा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। This is the reason why our food grains such as wheat, rice, vegetables, fruits, even meat contain a varying amount of pesticide residue। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका ये वाला कि हाउ डू अवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरमेंट। हमारे किस कारणवश हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द ट्रोपोस्फीयर ओजोन इज डेडली पॉइजन। आपको पता है हमारे एनवायरमेंट की कुछ लेयर्स होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की। उस ट्रोपोस्फीयर में क्या प्रेजेंट होती है, हमारी ओजोन क्या होती है, एक डेडली पॉइजन का क्या करती है, काम करती है। However, at the higher level of the atmosphere in the stratosphere, ozone perform an essential function। ठीक है, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर तो एक बहुत एसेंशियल फंक्शन करती है। कौन सा फंक्शन करती है, कि सन की रेडिएशन को ट्रैप करने का काम करती है। किसका काम करती है, सन से जो यूवी रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशंस निकल रहे हैं, उनको ट्रैप करने का काम करती है। कौन, हमारी ओजोन लेयर। इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से यूवी रेडिएशन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग
to the organism. For an example, it is known to cause the skin cancer in the human being. इसी यूवी रेडिएशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, स्किन कैंसर देखने को मिलता है. दैट्स वाई सनस्क्रीन का क्या है, कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं ताकि जो यूवी रेडिएशन बाहर से आ रही है ताकि वो हमारे डायरेक्टली बॉडी में ना जा सके और हम लोग स्किन कैंसर से क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके. ठीक है, आ जाइए भाई. हाँ, ये दिखा रखिए हमारी कुछ लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर. ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर में हमारी क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर यहाँ पर होती है. ये ओजोन का ब्रेकडाउन, ओजोन का फॉर्मेशन दिखा रखा है. ये एक O2 मॉलिक्यूल है, यूवी की प्रेजेंस में ये O2 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है. जब ये एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल वापस से ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो क्या बन जाता है, O3 मॉलिक्यूल बन जाता है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. ये आपका सेम एनसीईआरटी का है, आपको एज इट इज इसकी फॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए. ठीक है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ये कंसर्न है. ठीक है, ये क्या है, कंसर्न है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो हमारी ओजोन है वो क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है. ऐसा क्यों, आइए देखते हैं. द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s. 1980 के अंदर हमारी जो ओजोन लेयर थी, ठीक है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, डिप्लीट करती जा रही थी. क्या कर रही थी, डिप्लीट करती जा रही थी. The decrease has been linked to the synthetic chemical. किसकी वजह से वो डिप्लीट कर रही थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपके एनसीईआरटी में है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है, कहां पर देखने को मिलती है आपको, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यूज होती है. कहां पर यूज होती है, रेफ्रिजरेटर, विच आर यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट्स इन द फायर एक्सटिंग्विशर. भाई इसका यूज आ सकता है, पेपर वाला आपसे पूछेगा, एग्जामिनर जो पेपर सेट करेगा. क्लोरोफ्लोरोकार्बन के दो यूज हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है और कहां पर यूज होती है, एज अ रेफ्रिजरेंट्स यूज किया जाता है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. डिड यू नो. ठीक है, ये हमें पढ़ना है अपनी जानकारी के लिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं. ओजोन होल क्या है, एक डिप्लीटेड जोन है इन द स्ट्रेटोस्फीयर ओवर द एंटार्क्टिक रीजन एट द बिगनिंग ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग. आप इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पढ़िए. अपने जहां जितना आपका एनसीईआरटी में दे रखा है आप उसको उतना रीड कर सकते हैं. आप इसको घर से रीड कर लेना. ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं भाई. ठीक है, वैसे मैंने आपको लिखवा भी रखा है नोट्स में, क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है, हमने प्रोटोकॉल्स भी बनाए थे कुछ इसके. अब आ जाइए डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. लास्ट पैराग्राफ रहता है हमारा क्या, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, डिस्पोजल मीन्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. हमें वेस्ट से क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए. क्या चाहिए, छुटकारा हमें पाना है. द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी डन इन अ साइंटिफिक वे. हमें कैसे करना है, उन्हें बहुत अच्छे साइंटिफिक वे से क्या करना है, डिस्पोज करना है. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स. द मेथड टू बी यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वेस्ट. बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं आपके. ठीक है, देखिए ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, पेपर है, प्लास्टिक है. तो गवर्नमेंट ने देखो बहुत सारे डस्टबिन बना रखे हैं. हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो आज तक कितने डस्टबिन के बारे में पता था, ग्रीन, येलो, ब्लू, और अगर सही बताए तो ब्लू और ग्रीन के बारे में ज्यादा पता था. ठीक है, इस तरीके के हमारे क्या होते हैं डस्टबिन. जैसे कि ऑरेंज डस्टबिन किसके लिए होता है, ई वेस्ट के लिए होता है. रेड डस्टबिन किसके लिए होता है, मेटल के लिए. ग्रीन डस्टबिन ग्लास के लिए. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे क्या है डस्टबिन गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब करे हुए. अलग अलग वेस्ट के लिए क्या है, हमारे अलग अलग डस्टबिन हैं. अब आ जाइए, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं. बायोडिग्रेडेबल आर दो सब्सटेंसेस इट डिकम्पोज नेचुरली इन द एनवायरमेंट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कि आपका क्या हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया, ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं हमारे एनवायरमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से. ठीक है, जबकि ये कैसे, डज नॉट डिकम्पोज नेचुरली. ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक सीढ़ी है, आप सीढ़ी को कितना ही तोड़ने की कोशिश करो वो डिग्रेड नहीं होगी. मान लो किसी ने डस्टबिन में फेंक दिया तो भी ऐसी ही रहेगी. मान लो किसी ने चलते फिरते गंदी नाली में फेंक दिया तो भी ऐसी रहेगी. ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं होती. जबकि अगर मान लो आप किसी छिलके को फेंक दो नाली में, कुछ समय के बाद वो छिलका हमें दिखाई नहीं देगा. छिलका मतलब फ्रूट पील. ठीक है, संतरे का छिलका, बनाने का छिलका, कुछ भी फेंक दो तो हमें दिखाई नहीं देगा. ठीक है, इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली.
इट इज मेड अप ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है, हार्मफुल मटेरियल से बनते हैं। इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इट कैन बी इधर रीयूज और रिसाइकिल, हमें इनको रीयूज या फिर रिसाइकिल करना पड़ता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मैन्योर, बायोडिग्रेडेबल से हम क्या बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, वेस्ट पेपर, वुड, क्रम्बल्स। हाँ जी भाई, इस पे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आपको एक एमसीक्यू देगा, एमसीक्यू में क्या देगा, ऊपर कुछ सब्सटेंस लिख देगा और फाइंड आउट करेगा कि भाई बताइए इसमें से बायोडिग्रेडेबल का सही पेयर कौन से वाले है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है जो कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक बैग्स, कैंस, डिस्पोजल बोटल्स वगैरह ये किस में आते हैं, आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये देखो ये लैंडफिल है, ठीक है। मेथड बता रखी है, इंसेनरेशन है, वेस्ट कमेक्शन है, वर्मी कंपोजिटिंग है, बायोगैस जनरेशन है। बेसिकली दीज आर द मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जिसके बारे में हम बात करते हैं अभी, ठीक है। आइए देखते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू अ न्यू मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब हम एक वेस्ट मटेरियल को किस में बना देते हैं, किसी न्यू मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आजकल हम कितने सारे तरीके पढ़ते हैं ना रिसाइकिल करने के। मान लो आपके पास कोई खाली प्लास्टिक की बोतल है, तो आप उसको वेस्ट क्यों कर रहे हो, उससे कुछ क्रिएटिव कीजिए। क्या कर सकते हैं, उससे कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। आपने रॉक गार्डन देखा होगा, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, कहाँ किस पे बना हुआ है, वो पूरा का पूरा वेस्ट का यूज किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। मान लो कितनी भी हमारे पास बैंगल्स होती हैं वो टूट जाती है, प्लास्टिक होती है वो टूट जाती है, तो उन्होंने प्लास्टिक को जोड़ जोड़ के इतना सुंदर रॉक गार्डन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी टोटली क्रिएटिविटी के ऊपर है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, रिड्यूस करता है। मटेरियल लाइक टिन, कैन, मेटेलिक आर्टिकल, रैग्स, पेपर, ग्लास, ये सब कैसे होते हैं भाई, रिसाइक्लेबल होते हैं। लैंडफिल का मतलब क्या होता है, द वेस्ट कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिसाइकिल, ऐसा मतलब वेस्ट जिसको हम वापस से रीयूज नहीं कर सकते, रिसाइकिल नहीं कर सकते, सेपरेटेड आउट एंड स्प्रेड एज अ थिन लेयर ऑफ द लो लाइंग एरियाज अ सिटी। मतलब क्या करना है आपको, एक जगह ढूंढनी है और उसमें पूरा अच्छा गड्ढा करना है, और फिर उसमें क्या करना है, धीरे धीरे हमें क्या करना है, वो गड्ढे में क्या डालना है, अपना कूड़ा डालना है। अ लेयर ऑफ सॉइल इज एडेड, और उसके ऊपर क्या डालनी है, हमें मिट्टी भरनी है, ठीक है। सच अ लैंड और एरिया इज डिक्लेयर्ड अनफिट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, और उसको घोषित कर देना है कि भाई नेक्स्ट मतलब अगले 20 सालों तक इसमें कंस्ट्रक्शन आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। ये वाला एरिया किसी ने देखा है क्या कभी? अगर आप कभी दिल्ली गए हो, दिल्ली से जाते वक्त बाईपास रोड से जब आप निकलते हो, तो वहां पे बिल्कुल ऐसे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बिल्कुल देखा है, किसी ने देखा है ना? तो हाँ, ये क्या है, कंपोजिटिंग, ठीक है। हमें क्या करना है, कंपोजिटिंग करनी है। कंपोजिटिंग का मतलब सिंपल है भाई, हमारे पास जितना भी वेजिटेबल पील्स है, ठीक है, जितने भी छिलके हैं, चाय पत्ती है, उन सबको क्या करना है, एक गड्ढे में डालना है, ठीक है। उसको बंद रख देना है कम से कम 2-3 महीने तक, बिल्कुल अच्छे से उसको बंद कर दो। उसके बाद वो एक बहुत अच्छी खाद का रूप ले लेगी, जो कि आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत क्या होगी, हेल्पफुल होगी। देख लेते हैं, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हम इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, अर्थवॉर्म। क्या ऐड कर देते हैं, अर्थवॉर्म क्या कर देते हैं, ऐड। वर्मी कंपोस्टिंग यूटिलाइज द ऑर्गेनिक मटेरियल एज अ, कौन यूज कर रहा है इसको, अर्थवॉर्म यूज कर रहे हैं। किसमें हेल्प करती है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी में हेल्प करती है, सप्रेस द प्लांट डिजीज, एनहांस द वाटर रिटेंशन, हाई कंटेंट ऑफ NAPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटेशियम, ठीक है। इंसेनीरेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर। मतलब एक हमारे पास ये होता है कि मान लो कोई चीज हो ही नहीं डिग्रेड, तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर हमें क्या करना होता है, बर्न, ताकि उसको बर्न करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाए, राख में कन्वर्ट हो जाए, ऐश में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट कंसिडरेबली, कॉमनली यूज्ड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट। जैसे कि हम लोग इंजेक्शन होते हैं, हमारे सिरिंज होते हैं,
ठीक है, बॉटल्स होती है जिनको हम कभी रीयूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज डिजीज आपकी क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनको यूज नहीं करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर कैसा होता है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसके अंदर क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सीवेज इज अलाउड टू सेटल डाउन इन डिकम्पोज इनटू लार्ज टैंक्स। देखिए मैं आपको इसका थोड़ा हिंदी में मतलब समझाती हूँ, आम भाषा में समझाती हूँ। मान लिया आपने क्या करना है, पानी को साफ करना है। ठीक है, मान लो आपने एक रिवर का पानी लिया, हमें क्या करना है, सीवेज ट्रीटमेंट बनाना है। अपने छोटे छोटे ऐसे प्लांट से बना लिए। मान लो आपने एक पानी लिया, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, मतलब जितना हाई सॉलिड कचरा है वो सारा कहाँ करेगा, नीचे बैठ जाएगा। फिर उस साफ पानी को आप दूसरे टैंक में डालोगे। ठीक है, किसमें डालोगे, दूसरे टैंक में डालोगे। अब वो जब जैसे आप उसको दूसरे टैंक में डाल रहे हो, तो हम क्या करेंगे, अब जितना भी हमारा मोटा मोटा कचरा था वो तो बाहर निकल गया। अब दूसरे वाले में आ गए तो हम क्या डाल देते हैं, उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। ठीक है, जो अदर वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो पानी खराब हो रहा है, उसको क्या कर देते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। फिर से उसको नेक्स्ट फिल्टरिंग यूनिट में डाल देते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, पाइप्स टेक वाटर फॉर द ट्रीटमेंट सेंटर। यहाँ पर क्या होती है, उनकी स्क्रीनिंग स्टेज होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज होती है। मतलब आपने कभी सुना है ये जितनी भी आपकी किसकी बोतल होती है, बिस्लरीज बोतल्स होती हैं, कैसा पानी होता है, सब नालियों का पानी होता है। इनको साफ करके बिल्कुल अच्छे से फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको डिलीवर करते हैं। नाली का पानी इन द सेंस ये सीवेज ट्रीटमेंट वाला वाटर होता है। इनको साफ करके फिर अच्छे से इनको क्या किया जाता है, मतलब बोतल्स के अंदर क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार है कि हम अपने पानी को ऐसे ही ना खराब करें, बल्कि उसको ट्रीटमेंट, उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दें, फिर ताकि हमारा जो पानी क्या हो सके, बिल्कुल तैयार हो सके पीने के लिए। ठीक है, हाँ जी, लास्ट हमारा क्या हो सकता है, बायोगैस प्रोडक्शन हो सकती है। हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। जितने भी आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सच एज फूड आइटम्स, एनिमल वेस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल वेस्ट, ठीक है, हम इनको क्या बना सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल ओन प्लांट्स बना सकते हैं। और इनसे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोगैस। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रोब्स। ऑर्गेनिक मैटर किसका काम करता है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा किसका काम करता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का। देखिए यहाँ पर क्या करनी है, छोड़ो इतने लंबे की हम लोग बात नहीं करते, बहुत इजी वे में आपको बताती हूँ। नॉर्मल सी चीज में आपने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो, जैसे कि गाँव काउडंग होता है, ठीक है, गाय का गोबर होता है, तो उससे उपले बनाते हैं लोग, फिर उससे फ्यूल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। मतलब जितना भी हमारा एनिमल एक्सक्रीटा है, ठीक है, जितना भी हमारा वेस्ट है, हम लोग उससे क्या बनाते हैं, उसको फ्यूल का यूज करते हैं। उससे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, बायोगैस की फॉर्मेशन करते हैं। इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बस जो चीजें थी हमारी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म। इसके अंदर हमने सारी चीजें कवर कर ली है। हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं हमारे जो इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 10% लो क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। एक न्यूमेरिकल करें, हाँ इसका आंसर करेंगे एक बार मेरे को फटाफट से सारे। इफ द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल इन अ फूड चेन इज 150 जूल, अगर प्रोड्यूसर लेवल पर 150 जूल है, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द टर्शरी कंज्यूमर। ये क्या है आपका प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर के बाद ये कौन है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसके बाद कौन आएगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल, और इसके बाद कौन आएगा आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, यहाँ पर कौन आएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, और उसके बाद कौन आएगा टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी अगर इसके पास 150 है तो इसके पास कितनी होगी बताओ, 150 का 10% करना, 150 का कितना करेंगे हम लोग 10% करेंगे, कितनी हो जाएगी हमारे पास 15, कितनी हो जाएगी 15, इसके पास कितनी हो जाएगी 1.5, और इसके पास कितनी हो जाएगी 0.15 जूल। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 0.15 जूल।
समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, तो इसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस लगा सकते हो, इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, आप देखने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।